हमें ज्वाइन कर चुके हैं राना एहसान अफजल साहब, भी कोऑर्डिनेटर हैं वजीर आजम पाकिस्तान के। थैंक यू सो मच राना साहब। एक चीज़ तो ये है कि जंग हो रही है, उसके अंदर पाकिस्तान अपनी तरफ से कोशिशें कर रहा है कि किसी तरह से सिफारती तरीके से मामलात हल हो जाएं। क्या हम फोर्सी कर रहे हैं अदर दिन द फ्यूल प्राइसेस जिनके अंदर इंक्रीज हो चुका है और मजीद भी शायद हो, क्योंकि हुकूमत काफ़ी इस वक्त लोड बर्दाश्त भी कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सती ओवरऑल ये जो क्राइसिस है इसने दुनिया भर की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है उसके सामने पेश कर दिया है, और ख़ास तौर पे वो मुल्क जो ऑयल इंपोर्टिंग ममालिक हैं उनके लिए ये मजीद चैलेंज बढ़ गया। और जो नहीं भी हैं, जो ऑयल अपना प्रोड्यूस भी, तो एक ओवरऑल ऑयल प्राइसेस जब बढ़ती हैं तो उससे एक बड़ा चैलेंज जो है वो सबके लिए इन्फ्लेशनरी चैलेंज जो है वो पैदा हो जाता है। और पाकिस्तान के अंदर भी यही हुकूमत इसको कर रही है कि अगर हम मिसाल के तौर पे तेल की कीमतें फुल फ्लेज बढ़ा दें और डीजल 200 रुपए से महंगा हो जाए तो एक महंगाई का तूफान आएगा। उस महंगाई का तूफान आने की वजह से जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ता है, और अगर स्टेट बैंक फिर उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है तो फिर आप जानते हैं सती के जो हमारे बहुत सारे जो डेट है गवर्नमेंट का, उसके ऊपर जब सूद की शरह बढ़ती है तो अरबों रुपए का जो है वो गवर्नमेंट का जो है वो पेबल्स बढ़ जाते हैं और उससे फिर आपका खसारा बढ़ जाता है। तो ये एक पूरा साइकिल है जो फिर आपकी ग्रोथ को भी किल करता है और आपकी फिस्कल डेफिसिट को भी बढ़ाता है। और दूसरी तरफ अगर हम नहीं बढ़ाते तो हमें इसको सब्सिडाइज करना पड़ेगा। अब तक तो हुकूमत ने बड़ा प्रोएक्टिवली इसको देखा है और हमने कोई डेट नहीं बढ़ाया, हमने कोई इस सब्सिडी का सर्कुलर डेट नहीं क्रिएट किया। हमने अपने एनवलप में रहते हुए, हमने अपने वसाइल को इस्तेमाल करते हुए हमने इस सब्सिडी को कवर किया और हमने कोशिश की है कि अवाम को हम प्रोटेक्ट करें। लेकिन अगर ऑब्वियसली ये एक्सटेंड होता है, जो कि नजर आ रहा है कि ये कोई फौरी तौर पे तो खत्म नहीं हो रहा, चीजें एस्केलेट हो रही हैं और इवन दो पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली एक भरपूर कोशिश कर रहा है, तो क्या हम कंटिन्यू कर सकते हैं इस सब्सिडी को? पहला सवाल ये है। अगर उसमें सूबे हिस्सा डालते हैं तो शायद हाँ हम चंद हफ्ते और उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, या दूसरा हल क्या है कि अगर हम सब्सिडी नहीं कर तो या तो थोड़ा सा हम पास ऑन कर दें और उसके साथ साथ हम जिस तरह स्मार्ट लॉकडाउन हो गया, या फिर आप जो राशन करना शुरू कर देते हैं सप्लाई को, उस पे भी मैं फिर ये सारी ऑप्शंस आ जाती है। जो आपका सवाल बुनियादी है, देखें बहुत चीजों को इम्पैक्ट पड़ा है। आपके एक्सपोर्टर्स हैं, उनकी सप्लाई चेन इफेक्ट हुई है, सबकी सप्लाई चेन, तो हर कारोबार को, हर जगह इस जंग की वजह से दुनिया की इकोनॉमी को, हर शोबे को बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। बिल्कुल ठीक है राना साहब। वन मोर थिंग, हम जो हैं वो अपनी अगर हम बात करें इस हवाले से काफ़ी सवालात उठते हैं, आपसे भी आई एम श्योर किए जाते होंगे। एक तो ये कि पाकिस्तान 1,01,000 बैरल या उससे लेस, अब वो हमारा पर डे का होता है, हमारी कंजम्पशन पर डे की काफ़ी ज़्यादा है, नंबर वन। नंबर टू, ये इस हवाले से जो हमारे ज़खायर हैं, यानी कहा जाता है 24 से 25 से 27 दिन के हमारे पास मतलब नॉर्मली ज़खायर रखने की कैपेसिटी है, क्या हमारी? और फिर जब उसका काउंटर आर्गुमेंट ये होता है कि अगर उससे ज़्यादा हम रखेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा उसके अंदर फॉरेन रिजर्व जो है उसके अंदर स्पेंड करना पड़ेगा। लेकिन जंगें से लेके हर तरह के जो इमरजेंसी के हालात होते हैं उसमें ये ज़रूरी होता है कि आपके पास रिजर्व हों। तो उन रिजर्व को बिल्ड करने से मुतालिक कोई हुकूमत में सोच पाई जाती है, या कम अज़ कम ऐसी रिफाइनरीज लगाई जाएँ कि जो रशियन ऑयल को भी आके उसको वो कर सकें, उसको मिजिटेट कर सकें? देखिए सती, अभी तो जो है कोई सप्लाई चेन डिसरप्शन के इम्कानात नहीं है, लेकिन आपका सवाल मैं समझ रहा हूँ कि वो एक अभी खाली जंग के हवाले से नहीं है, इसके बाद के हवाले से भी है कि बहुत सारे मुल्क जो हैं 60-60 दिन का भी रिजर्व रखते हैं, और उससे ये कि 200-300 दिन का भी होता है, लेकिन बस इवन इंडिया को कंपेयर करें तो उसका 60-70 दिन का तो उसका भी है। जी बिल्कुल। तो वो ऑब्वियसली उसके अंदर जो है आपको एक तो जो है एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, आपको डॉलर्स दे के जो है वो तेल लेना पड़ेगा, लेकिन इसके ऊपर काम किया जा सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान अपनी कैपेसिटी बिल्ड करे, और आई एम श्योर हम उसी तरफ जाएंगे। लेकिन अभी इस वक्त अगर आप ये कहें कि हमारे पास कोई सप्लाई की डिसरप्शन के इम्कानात हैं तो वो नहीं है। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपके लॉजिक से एग्री करता हूं कि अगर आपके पास ज्यादा स्टोरेज होगी, आपके पास ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होगी, तो वह आपकी नेशनल सिक्योरिटी या एनर्जी सिक्योरिटी के लिए वो बेहतर होगा, इसमें कोई शक नहीं है। मैं एग्री करता हूं और हमें इस तरफ सोचना चाहिए इस जंग के बाद भी। लेकिन मैं समझता हूं उसके अलावा हमें
अपनी कंजम्पशन पैटर्न को कम करने की जरूरत है। अब इसकी सोल्यूशन आ चुकी है। आप अगर ईवीज हैं आपके पास या हाइब्रिड गाड़ियां हैं तो वो ओवरऑल इस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन को वो कम कर देती है। एक आम आदमी जो है उसकी उसकी वो तो अभी भी कोशिश करते हैं कि उनके पास जो गाड़ी हो तकरीबन 8 से 10 लाख की हो, उससे ऊपर की ना हो। ये ईवी जो सेक्टर है या उससे हटके है, ये इट्स नॉट अफोर्डेबल टू ऑल। ऐसा नहीं है। आप इलेक्ट्रिक बाइक्स आपको अभी नजर आना शुरू हो गई हैं। बाइक्स आर समथिंग डिफरेंट, लेकिन नॉट एवरीवन कैन ऑप्ट फॉर द बाइक ना। और फिर राणा साहब ने दिले सारे बाइक पे आ जाओ, राणा साहब ने दिले सारे ईवी पे आ जाए। नहीं, देखिए, आप गवर्नमेंट ने ईवी पॉलिसी दी है और उसके नतीजे में लोगों ईवी की तरफ मूव, टू व्हीलर्स पे मूव करना शुरू कर दिया है। इसी तरह आपने देखा कि पंजाब हुकूमत हो, चाहे सिंध हो या दीगर हुकूमतें हो, उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सारे को ईवी पे शिफ्ट किया है। इससे फर्क पड़ता है, इन चीजों से इंपैक्ट पड़ता है। जिस तरह अडॉप्शन बढ़ती है गाड़ियों का, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि वो एक एक्सपेंसिव फॉर्मूला है, वो फौरन नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें उस तरफ बढ़ना है। आहिस्ता आहिस्ता भी अगर बढ़े तो हमारी रिलायंस जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे कम होगी। आपने देखा कि अगर हमारा जो एनर्जी सेक्टर है उसमें जो अब एक कंपोनेंट एलएनजी का रह गया है और कोयला हमारा लोकल है, वो हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती। और एलएनजी हम इंपोर्ट करते हैं। वो थर्कोल हो या वैसे भी हो, उसके अंदर प्रोसेस में एक चीज जो है वो मुझे जरा बता दें। ये जो पहले भी ये सवाल उठा था, आपको याद होगा कि रशिया से ऑयल इंपोर्ट करने से मुतालिक फिर सवाल उठा था कि हमारे पास शायद एक रिफाइनरी है जो वो कर सकती है। तो इस हवाले से जो मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग या ऐसी रिफाइनरीज बनाई जाए ताकि लेफ्ट, राइट एंड सेंटर जहां से भी ऑयल आए कम से कम उससे हम फायदा उठा सकें। That's another challenge. मैं आपको, ये भी एक ऐसी मिथ है जो बार बार आ जाती है। अभी रशिया कोई डिस्काउंट पे तो तेल नहीं बेच रहा। वो तो उस वक्त कोविड के दौरान वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी कि रशिया जो है वो डिस्काउंट सस्ता दे रहा था, चीजें दे रहा था, सस्ता दे रहा था। और तब भी वो 30% जो डिस्काउंट दे रहा था, तो वहां क्योंकि उसका दूर हमारा रूट नहीं बनता, तो वो एंड में वो जो था वो कोई 5-6% या 10% पे सेविंग आ रही थी, इससे ज्यादा सेविंग नहीं आ रही थी, और एक ही रिफाइनरी थी। ये सारे तो ये एक मिथ बनी हुई है जी, रशिया से क्यों नहीं ले लेते भाई। रशिया आपको इस वक्त डिस्काउंट पे तो नहीं दे रहा तेल, और आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जो आपकी इंश्योरेंस कॉस्ट है, वो जब ऐड करते हैं तो आपको वो कोई इतना वायबल नहीं बनता। फिर देखें, हमने तो कोई कदगन नहीं लगाई रिफाइनरीज के ऊपर कि वो इन्वेस्टमेंट करें और उनको जो है वो हार्ड ऑयल जो रशिया का है उसको भी वो प्रोसेस कर लें, लेकिन वो वायबल नहीं समझती एज अ बिजनेस डिसीजन कि वो इतनी इन्वेस्टमेंट करें। तो देखें, ये सारी वो टेक्निकलिटीज हैं कि अब कि जिनके ऊपर बहुत सारी बातचीत होती है, लेकिन जो है वो लोगों को ये डिटेल नॉलेज जो है वो नहीं है। वो कहते हैं जी रशिया से, that's why I asked कि I'm glad that you provided us with this intel। लेकिन ना रशिया आपको तेल डिस्काउंट पे दे रहा है, ना वो जो है आपके पास कैपेसिटी है उसको रिफाइन करने के लिए, और ना वो रिफाइनरीज जो हैं समझती हैं कि ये कोई बड़ा वायबल बिजनेस ऑप्शन है कि वो इन्वेस्टमेंट करें रिफाइनरीज में, उनको रिफाइन करने के लिए। ऑल राइट जी, थैंक यू सो मच राना एहसान अफजल साहब फॉर योर टाइम।